हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं विधान बायोलॉजी। विधान बायोलॉजी के आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आने वाले दूसरे लेक्चर के बारे में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का ये दूसरा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो ला सकता है। अगर मैं इससे आने वाले क्वेश्चंस की बात करूं या आज के वीडियो की इंपॉर्टेंट बात करूं तो इस वीडियो के अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं सबसे पहले एनिमल हार्मोन्स जो होते हैं वो आप पढ़ेंगे। एनिमल हार्मोन्स के अंदर आप पढ़ेंगे नंबर 1 व्हाट इज़ अ एंडोक्राइन हार्मोन्स। एंडोक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, मास्टर ग्लैंड क्या होती हैं और बॉडी में ग्लैंड क्या चीज़ होती है, ये सब चीज़ें आप जानेंगे। नंबर दूसरी चीज़ है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको आपको उतना नहीं पढ़ना है लेकिन थोड़ा मोड़ा इसके बारे में आप जानेंगे। एनिमल हार्मोन्स के बाद आप बात करेंगे ट्रॉपिज्म को लेकर के, ट्रॉपिज्म और मूवमेंट को लेकर के आप बात करेंगे। प्लांट जो मूवमेंट और जो ट्रॉपिज्म दिखाता है वो क्या चीज़ होती है, जिसके अंदर आप फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म वगैरह भी जानेंगे कि आखिर ये सभी चीज़ें क्या होती हैं। और इसमें जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं प्लांट हार्मोन्स, जिनके बारे में आप इस चैप्टर में जानेंगे और आज इसी लेक्चर के अंदर हम ये सारी बातों को क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए आइए शुरू कर देते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर और बात आप कुछ बहुत ही सीक्वेंस से लेकर के चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो हमारे एनिमल हार्मोन्स होते हैं उसको समझने के पहले आपको पूरा ब्रेन का कंक्लूजन थोड़ा सा जानना पड़ेगा, मतलब ब्रेन के बारे में हल्का सा आपको जानना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी इनवॉलेंट्रीज एक्शंस होती हैं वो ज़्यादातर आपके हिंड ब्रेन परफॉर्म करते हैं और जितनी भी वॉलेंट्री एक्शंस होती हैं वो आपके फोर ब्रेन परफॉर्म करते हैं। ओके, फोर ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि फोर ब्रेन के अंदर जो होते हैं वो दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर 1 थैलेमस, क्या बताया मैंने आपको, नंबर 1 थैलेमस बताया, और थैलेमस के बाद आता है हाइपोथैलेमस। क्या आता है, हाइपोथैलेमस आता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे जो है ब्रेन का तो पार्ट नहीं होता लेकिन एक पार्ट आता है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी। क्या नाम होता है, पिट्यूटरी। अगर मैं पिट्यूटरी को बात करूं कि हम पिट्यूटरी को क्या बोल सकते हैं तो ये हमारे बॉडी की मास्टर ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड होती है। मतलब ये ग्लैंड क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो फोर ब्रेन होता है उसमें एक पार्ट होता है थैलेमस। क्या होता है, थैलेमस। और थैलेमस से ही नीचे की तरफ एक पार्ट होता है ब्रेन का ही, वो होता है हाइपोथैलेमस। ये दोनों चीज़ें ये हैं, ये हमारे फोर ब्रेन का ही पार्ट होते हैं। नंबर 1 आप इसको ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जैसा इंफॉर्मेशन देता है वही इंफॉर्मेशन पिट्यूटरी लेता है और तमाम तरह के बॉडी में फैले अलग अलग ग्लैंड्स के पास में पहुंचाता है। अब आपके मन में जो सवाल आएगा वो आएगा, सर ग्लैंड्स क्या होती है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, आपकी बॉडी या आपका ब्रेन जो भी केमिकल्स रिलीज करता है, जो भी केमिकल रिलीज करता है या फिर जो भी केमिकल मैसेजेस रिलीज करता है या फिर केमिकल के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन रिलीज करता है, जैसा कि मैंने बताया है कि हमारी बॉडी में जो इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर होती हैं वो किसके थ्रू जाती हैं, न्यूरॉन के थ्रू जाती हैं। किसके थ्रू जाती हैं, न्यूरॉन के थ्रू जाती हैं। लेकिन जो केमिकल के फॉर्म में जो मैसेजेस होती हैं केमिकल के फॉर्म में, वो जाती हैं हार्मोन्स की तरह। किसकी तरह जाती हैं, हार्मोन्स के रूप में जाती हैं। अब केमिकल आपकी बॉडी में कैसे जा पाएगा, आपको पता है कि आपकी बॉडी में केमिकल ले जाने का सोर्स जो है वो एक ही है और वो है आपका ब्लड। तो जब हमारा हार्मोन्स जो होता है वो ब्लड के द्वारा हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। जब ब्लड के थ्रू कोई भी हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। और विदाउट ब्लड जब कोई केमिकल जो है वो रिलीज किया जाता है तो वो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इसका मैं बहुत ही बेसिक सा आपको एग्जांपल बताता चलता हूं तो आपको चीजें और कंफर्म हो जाएंगी। इसको उतारना है, आप उतार लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। चलिए,
सबसे पहले देखिए, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज़ों को, थोड़ा सा इसमें आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं। देखिए, सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि आपकी जो माउथ होता है, आपकी माउथ में जब आप टेस्ट को इमेजिनेट करते हो, है ना, किसी भी चीज़ की टेस्ट को जब आप इमेजिनेट करते हो या फिर जब आप खाना खाते हो, मैस्टिकेशन करते हो, तो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम पे भी बताया है कि इमेजिनेशन या फिर खाने के टेस्ट के टाइम पे आपके माउथ में सलाइवा रिलीज होती है। और सलाइवा किससे रिलीज होती है? सलाइवा रिलीज होती है सैलिवरी ग्लैंड से। किससे? सैलिवरी ग्लैंड से। अब सपोज करिए कि ये है हमारी सैलिवरी ग्लैंड। क्या है? सैलिवरी ग्लैंड है। और ये सैलिवरी ग्लैंड से मान लीजिए एक नली गई हुई है जो आपके माउथ में खुल रही है। कहाँ खुल रही है? ये आपके माउथ वाले पोर्शन में ओपन हो रही। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका माउथ है, इस माउथ वाले पोर्शन में मान लीजिए सैलिवरी ग्लैंड ओपन हो रही है। ठीक है, तो ये है आपका माउथ या कैविटी, या क्या है? माउथ की कैविटी है, इसके अंदर आ रहा है। अब यहाँ से जो सलाइवा आपके माउथ में आती, क्या उसमें ब्लड आता है? नहीं आता है ना, केवल लिक्विड ही तो आता है। इसका मतलब ये जो डक्ट है, ये जो रास्ता दिखता है, इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? इस रास्ते को हम बोलते हैं डक्ट। क्या बोलते हैं? डक्ट, जिसमें ब्लड नहीं होती है, केवल इसमें होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड के केमिकल्स, जिसको आप एक्सोक्राइन हार्मोन्स भी बोल सकते हो या फिर एमाइलेज बोल सकते हो। और जिस रास्ते से ये केमिकल आता है वो रास्ता कहलाता है डक्ट। तो जब डक्ट के थ्रू कोई केमिकल ट्रैवल करता है, कोई केमिकल ट्रैवल करता है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सोक्राइन। बात समझ में आया? जैसे पैनक्रियाज है ना, अब आपको पता है कि जो पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करने के कारण पैनक्रियाज भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड के, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में या फिर आपके फीसस में तो ब्लड होता नहीं है कि नहीं? तो आपका पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बट पैनक्रियाज दो और हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन क्या काम करता है? जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसे मेंटेन करने के लिए ब्लड में कौन जाता है? इंसुलिन। तो चूंकि पैनक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज कर रहा है वो ब्लड में भी जा रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो बिना ब्लड के जाएगा, तो वो एक्सोक्राइन होगा। और चूंकि इंसुलिन भेज रहा है ब्लड में, जब ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगा तो ये क्या कहलाएगा? एंडोक्राइन। तो याद रखिएगा मेरी बात को, जब केमिकल या जब हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होंगे या ग्लैंड में जाएंगे, ब्लड के थ्रू ग्लैंड में जाएंगे, अपने ग्लैंड में जाएंगे, तो हम इनको बोलेंगे एंडोक्राइन। क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन। और जब डक्ट के थ्रू जाएंगे, डक्ट के रास्ते जाएंगे, उनका अपना रास्ता अलग होगा, डक्ट के रास्ते जाएंगे, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सोक्राइन। इज दैट सिंपल? ओके, नाउ अभी मैं आपसे जितने भी ग्लैंड के बारे में बात करूंगा, दीज ऑल ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर mostly endocrine glands are regulated by pituitary gland। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन ब्रेन के पोर्शन के जस्ट नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन ऑपरेट करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, दिस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ओके, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है इसको और हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है पिट्यूटरी को। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी में जो तमाम जगहों पे जो मौजूद ग्लैंड्स हैं, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, उनके तक इन मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है। जैसे मान लीजिए हाइपोथैलेमस ने एक हाइपोथैलेमस आप मान लीजिए कि एक प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है ना। अगर कोई इंफॉर्मेशंस को बच्चों तक पहुंचानी है तो बच्चे जो हैं वो क्या हैं? बॉडी में फैले हुए डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। ठीक है, अगर प्रिंसिपल को कोई इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचानी है तो प्रिंसिपल इज हाइपोथैलेमस। प्रिंसिपल जो है वो पिट्यूटरी को बोलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ क्लास टीचर, और क्लास टीचर ये बातें किसके पास पहुंचाएगा? बच्चों तक पहुंचाएगा। तो दैट इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड बिकॉज दे रेगुलेट ऑल द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स को जो है वो बहुत सारे ग्लैंड्स के पास में केमिकल भेजता है और उनसे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, एक ग्लैंड का नाम मैं आपको बता दूंगा जो पिट्यूटरी के थ्रू ऑपरेट नहीं हो रहा है, दैट इज
पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? पीनियल ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन पोर्शन में ही मौजूद होती है पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड जो होती है ये मिलेटोनिन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? मिलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। और ये मिलेटोनिन हार्मोन्स जो होता है ये हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल साइकिल मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करता है। याद रखिएगा कि ये हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन। व्हाट इज द बायोलॉजिकल साइकिल? हमें जब नींद लगे, हमें जब पर्टिकुलर टाइम पे भूख लगे, तो ये हमारी बॉडी जो होती है उसकी अपनी एक साइकिल होती है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक ही टाइम पे नींद क्यों लगती है, आपको एक ही टाइम पे आंख क्यों खुलती है। क्योंकि आपके बॉडी की जो बायोलॉजिकल साइकिल या फिर सर्केडियन साइकिल होती है वो फिक्स हो जाती है उसी टाइम पीरियड पे, मतलब जिसे आप आदत कहते हो, ठीक है, उसको मेंटेन करती है। साथ में ये हमारे स्लीपिंग हैबिट को भी अफेक्ट करती है। जो बच्चे होते हैं उनमें मेलेटोनिन बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, जिसके कारण बच्चों को ज़्यादा नींद आती है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेलेटोनिन का रिलीज होना कम हो जाता है और हमारी नींद भी कम हो जाती है। तो ये है पीनियल ग्लैंड, जो आप अलग पढ़ेंगे उसको आप ध्यान में रखिएगा। बट नाउ हम जितने भी ग्लैंड के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं वो सभी के सभी ग्लैंड्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ही ऑपरेट करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने मेल फीमेल दोनों बॉडी ली हुई है बिकॉज फ्यू ग्लैंड्स आर ओनली प्रेजेंट इनसाइड द वुमन नॉट अ मैन। विमेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं कुछ ग्लैंड जो फीमेल के अंदर ही होते हैं, बट मेल के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, बट यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में आपको बताता चलता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है, सम ऑफ विच अफेक्ट अदर ग्लैंड्स। और इनमें से कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो पिट्यूटरी डायरेक्ट भेजती है, ठीक है, बट काफ़ी ऐसे हार्मोन्स होते हैं, बाकी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अदर ग्लैंड्स को रेगुलेट करते हैं। ओके, नंबर 1 आती है आपकी थायराइड ग्लैंड। इसे रेगुलेट करता है पिट्यूटरी। याद रखिएगा, ये जो हार्मोन्स को रिलीज करता है उस हार्मोन्स का नाम है थायरॉक्सिन। ये आपके बॉडी में आयोडीन लेवल को मेंटेन करने का काम करता है और साथ में आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल को भी बनाए रखता है। बात समझ में आया? तो यहां पे होता है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स। याद रखिएगा, इसके बारे में भी मैं और बात करता हूं। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो पैराथायराइड हार्मोन्स रिलीज करता है। ये भी बॉडी में ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। बॉडी में ब्लड के कैल्शियम लेवल को ना तो बढ़ने देता है और ना बहुत ज्यादा घटने देता है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही एड्रिनल ग्लैंड को जो है वो रेगुलेट करती है। इसको समझने के लिए आप बेसिक से एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले यही बता देता हूं कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, सॉरी एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जब हम कोई खतरनाक चीज देख लेते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है केमिकल रिलीज करता है ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज करता है आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और वो जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड तक आते हैं और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स रिलीज करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं। और यहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनका नाम है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। ये दो हार्मोन रिलीज करता है एड्रिनल ग्लैंड, जो इमरजेंसी हार्मोन्स के भी नाम से जाना जाता है। यही वो हार्मोन्स होता है जो हमें हमारी हार्ट बीट को बढ़ाता भी है, ठीक है। बट दिस इज रेगुलेटेड बाय आवर पिट्यूटरी एंड यू नो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय ब्रेन। तो चूंकि ब्रेन ही सब काम कर रहा है, तो जब आप कोई भी चीज़ देखते हो तो ब्रेन ही पिट्यूटरी ग्लैंड के पास इंफॉर्मेशन भेजता है कि हार्ट बीट वगैरह को बढ़ा दो, दैट इज अ केस ऑफ इमरजेंसी। पेनक्रियाज मैंने बताया कि दो हार्मोन्स रिलीज करता है एंडोक्राइन में। नंबर 1 आपका होता है इंसुलिन और नंबर दूसरा होता है ग्लूकैगॉन। अगर बॉडी में ब्लड लेवल ग्लूकोज लेवल जो है वो कम है फिर इंसुलिन, फिर ग्लूकैगॉन अगर ज़्यादा है तो इंसुलिन रिलीज होगी, ठीक है। तो बॉडी में ग्लूकोज या ब्लड में ग्लूकोज लेवल कौन मेंटेन करता है? पैनक्रियाज करता है। ये दो हार्मोन रिलीज करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकैगॉन। ओके, अगर ये मेल है तो इनके टेस्टिस होगी और टेस्टिस जो होंगे वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। याद रखिएगा, टेस्टिस भी एक ग्लैंड में आते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। वहीं पे ओवरी जो होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करती है, जो ओवम के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। फीमेल बॉडी में यहाँ पे आपकी मेमोरी ग्लैंड्स भी होती हैं, जिनमें आपकी दो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा प्रोलैक्टिन। तो ये कुछ हार्मोन्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादातर इसमें जो आपको हार्मोन्स दिखाई दे रहे हैं, दीज ऑल आर ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, दीज ऑल आर ग्लैंड्स एंड दीज ग्लैंड्स आर रेगुलेटेड बाय आवर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके, याद रखिएगा, इसको कभी मत भूलिएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, मैं यहाँ पे कुछ आपके
ग्लैंड्स के नाम और उनके रिलेटेड उनके फंक्शन लिखे हुए हैं। पहले हम इसके बारे में आपसे आराम से बात कर लेते हैं। ओके, नाउ स्लो डाउन। ओके, सो तो यहाँ पे आपके सामने ग्लैंड दिया हुआ है, यहाँ पे आपके सामने हार्मोन्स है, और ये आपका टारगेट ऑर्गेन्स है, और ये उसका फंक्शन। अगर इसको पढ़ डाला तो लाइव झिंगलाला। सबसे पहले यहाँ पे ग्लैंड में आपका पीनियल ग्लैंड है। जैसा कि मैंने कहा कि इसको कोई रेगुलेट नहीं करता है। ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है मेलेटोनिन। इसका टारगेट ऑर्गन्स बहुत सारा है, बॉडी के अलग अलग जगहों पे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और इसका फंक्शन होता है बायोलॉजिकल क्लॉक साइकिल या मेंटेन करना, या जो भी आप रोजाना कार्य करते हैं उसको बनाए रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो FSH, LH, ADH, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, मतलब बहुत सारे हार्मोन्स को ये रिलीज करता है डायरेक्ट। ये सब डायरेक्ट हार्मोन्स हैं, याद रखिएगा। ये ओवरीज, किडनी, मेनी यूट्रस, ब्रेस्ट टिश्यू में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट मैंने अभी दिखा दिया। ऑक्सीटोसिन यूट्रस में होता है। ग्रोथ हार्मोन्स बहुत जगह पे काम आता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में काम आता है। ADH किडनी में काम आता है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, और FSH एंड LH जो होता है वो ओवरीज में होता है, जो कि ओवम के डेवलपमेंट के लिए काम में आता है। ओवम का डेवलपमेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका मतलब हो गया बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन करना। ऑस्मो रेगुलेशंस, ग्रोथ हार्मोन्स ग्रोथ परफॉर्म करता है। ऑक्सीटोसिन बर्थ कॉन्ट्रैक्शन, जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के टाइम पे जो बच्चे को के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस में बच्चे को बाहर निकालने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ऑक्सीटोसिन की देन होती है। और मदर जो मिल्क प्रोड्यूस करती है वो प्रोलैक्टिन का होता है, राइट। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये लीवर को बहुत अफेक्ट करते हैं क्योंकि कैल्शियम्स वगैरह लेवल को मेंटेन करते हैं। मेटाबॉलिक रेट या फिर BMR को मेंटेन करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल। इनके फंक्शंस बहुत सारे, जैसे हार्ट में भी इफेक्ट करता है, किडनी में भी करता है, तो बहुत जगहों पे इनके फंक्शन है। ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स करता है, और एंटी स्ट्रेस होता है। मतलब अगर आपको टेंशन में है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपकी टेंशन को मेंटेन करते हैं, घटाते हैं, आपको मतलब नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज करता है, इसका भी इफेक्ट लीवर पे पड़ता है। ब्लड और शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। एस्ट्रोजन तब रिलीज होता है जब ओवम ओव्यूलेशन होता है, जब ओवम ओवरी से बाहर आता है, और प्रोजेस्टेरॉन उसके बाद रिलीज होता है। यूट्रस जो होता है, यूट्रस में ये सारी चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर यूट्रस में ही ये होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी रेगुलेट करता है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, जो स्पर्म्स के और मसल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। बताने की ज़रूरत नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो एक केमिकल फॉर्म होता है, ये ग्लैंड्स में होता है। जबकि नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो ये इम्पल्स के फॉर्म में अपने मैसेज को ट्रांसफर करता है। ये CNS और PNS के फॉर्म में होते हैं। इसमें आपके हार्मोन्स होते हैं एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल्स की तरह, और यहाँ पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे जो न्यूरॉन सेल्स है वो कैसे अलग है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा आपका सामने हार्मोन्स का वीडियो। अब हम आगे बात करते हैं आपसे, जो है नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई आपसे ट्रॉपिज्म वगैरह पे, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, जान लो कि मतलब एकदम पसीना छुड़ा देता है वो इंपॉर्टेंस है। ओके, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब हम आपसे बात करने वाले हैं मोमेंट के बारे में, ट्रॉपिज्म के बारे में और नेस्टिक मोमेंट के बारे में। तो देखिए, अब जो मैं टॉपिक आपसे बात करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक को ये आपके सामने जो ये हैं, ये आपका एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले मैं आपसे बहुत आराम से बात करूँगा ट्रॉपिज्म के बारे में और नेस्टिक मोमेंट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो जनरली मूवमेंट कर सकते हैं, राइट। क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ करता है और मूवमेंट प्लांट भी कर सकता है, बट इनके अंदर हमने जो तरीका है उसको हमने बहुत अलग नाम दिया है। जैसे प्लांट में मूवमेंट, जैसे आप कहते हो कि प्लांट चल के यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता है, बट प्लांट अपनी ब्रांचेस को जो है बढ़ा करके एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। इस चीज़ को हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, या इसी चीज़ को हम लोग ट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिज्म। रिमेंबर, याद रखिएगा, मैंने अभी आप सामने बताया, अगर कोई प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ करके, सेल डिवीजन करके एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच रहा है तो दैट इज अ ट्रॉपिक मोमेंट। अगर कोई ग्रोथ हो रही है, वो डिग्रोथ के थ्रू मोमेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग ट्रॉपिक मोमेंट कहते हैं।
और अगर कोई प्लांट का पार्ट है वो अपने आप को बिना ग्रोथ के मूवमेंट करा रहा है, बिना ग्रोथ के ओपन क्लोज या समथिंग अदर हो रहा है, तो वो कहलाता है नेस्टिक मूवमेंट। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे छुई मुई आपका है ना, छुई मुई में कहीं ग्रोथ होता है, लीफ में नहीं होता है ना, बस छुई मुई अपने लीफ को बंद करती खोलती, बंद करती खोलती है। तो ये एक तरह का नेस्टिक मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है? नेस्टिक मूवमेंट। बट कोई प्लांट है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई क्लाइंबर प्लांट है, क्लाइंब करने वाला प्लांट है, दीवालों पर चढ़ने वाला प्लांट है, तो आज यहां है कल दीवाल के छत पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है इसको ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक। जब ग्रोथ के थ्रू मूवमेंट होता है तो उसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और जब ऑटोमेटिकली मूवमेंट होता है जैसे वाटर के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू ना, तो हम इसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। आप ये काम को इजी बनाने के लिए मैंने दोनों में बहुत ही बढ़िया डिफरेंस आपको दिखाने की कोशिश भी की हुई है। तो आइए सब पहले इसको ही देख लेते हैं ना, डिफरेंस वगैरह समझना बेहद ज़रूरी होता है भाई, जानते ही हो आप लोग। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आप सामने एक डायग्राम लाया है। यहाँ पे देखिए फोटोट्रॉपिज्म है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर प्लांट को आप धूप में रखेंगे, ठीक है, और इसके एक तरफ आप छाया रखेंगे, ये हमने लकड़ी का एक कार्डबोर्ड बनाया हुआ है, इधर से हम कोई भी लाइट नहीं डाल रहे हैं, नो लाइट ना, और इधर से हम लोग डाल रहे हैं लाइट। क्या डाल रहे हैं? इधर से हम लोग इसको लाइट दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं। ये आपकी एक्टिविटी में भी है। अगर हम यहाँ पे लाइट देंगे तो लाइट देते हैं तो प्लांट हमारा लाइट की तरफ मूवमेंट कर जाता है, शैडो की तरफ मूवमेंट नहीं करता। लाइट की तरफ प्लांट अपनी ग्रोथ ज़्यादा दिखाता है, इसी तरफ ये इधर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, इधर क्या ज़्यादा हो रही? ग्रोथ। इसीलिए हमको लग रहा है कि प्लांट उसी की तरफ मूवमेंट कर रहा है, लाइट की तरफ। तो जब ग्रोथ के रिस्पेक्ट में मूवमेंट होती है तो इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जैसे कोई प्लांट मान लो लाइट की तरफ, अरे देखो यार उधर जा रहा है वो, हम यही तो बोलेंगे ना, जबकि पता है प्लांट कहीं नहीं जाएगा, बट चूंकि वो लाइट के इफेक्ट में जा रहा है तो यार उधर ही तो जा रहा है। तो ये ग्रोथ के रिस्पेक्ट, जब ग्रोथ से कहीं पे जाएगा तो उसको बोलेंगे ट्रॉपिज्म। चूंकि ये लाइट के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए इसका नाम रख दिया फोटोट्रॉपिज्म। वहीं पे अगर मान लीजिए आप जैसे पत्तियों को छूते हैं, अब इसमें ग्रोथ तो नहीं हो रही, लेकिन पत्तियां सिकुड़ रही हैं, खुल रही हैं, सिकुड़ रही, खुल रही, इसमें ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, बट इसमें मूवमेंट हो रहा है। नॉट टच मी नॉट जो प्लांट है वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, वो हमारे छूने को स्टिमुलस समझ रहा है और उसके प्रति वो क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो ये कहलाता है नेस्टिक मूवमेंट। आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसानी से बताया कि नहीं बताया? बताइए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा भाई आगे की तरफ चल लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, बट पहले हम लोग थोड़े से और डिटेल को जान लेते हैं। बड़े आराम से जानते हैं यार, बहुत टाइम है अपने पास में। चलिए अब यहाँ पे देखिए मैंने दो को बताया, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट इन विच प्लांट इज मूव डिपेंडेंट अपॉन स्टिमुलाई। अगर स्टिमुलाई, जैसे मैंने अभी लाइट के बारे में बताया ना, लाइट आ रही थी तो उसके रिस्पेक्ट में प्लांट मूवमेंट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है ना, तो ये चीज़ आप जो है बताएंगे कि वो क्या है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे कि अभी आपने देखा लाइट जिधर से आ रही है ये उधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, पर छुई मुई में क्या है भाई साहब, आप एक्सटर्नल तरीके से किधर, इधर दो कहीं से भी दो, वो आपका एक्सटर्नल स्टिमुलस इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में होता है, उसका कोई वो नहीं होता है, फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। द डायरेक्शन डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई। इनके मूवमेंट करने का है कि आप किधर की तरफ मूवमेंट कर रहे हो, बट ये नहीं, ये किसी भी तरफ से मूवमेंट कर जाएंगे। इनका जो भाई जैसा वे है वो वैसा मूवमेंट करते हैं। इनमें आपको नॉट डिफ्यूज्ड, इसमें आपको डिफ्यूज्ड देखने को मिलता है। नेस्टिक मूवमेंट में आपको डिफ्यूजन, वाटर वगैरह मूवमेंट देखने को मिलता है, वाटर के थ्रू ये होता ही है। अकर इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, अगर इन स्पेशलाइज प्लांट, जैसे हमने बताया टच मी नॉट, छुई मुई, मिमोसा प्लांट, उसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये बहुत क्विक होता है, ये काफ़ी स्लो होता है। जैसे लाइट आई है तो आपको काफ़ी दिनों बाद देखने को ग्रोथ मिलेगी ना, तो ये ग्रोथ के कारण हो रहा है, और ये जो है इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं कि इसमें कोई ग्रोथ हो। तो इतना जानने की इसको ज़रूरत नहीं है, आप सब समझते हो। इसमें ग्रेविट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, एरोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म आते हैं, और जबकि फोटोनेस्टी, एपिनेस्टी और कीमोनेस्टी वगैरह आते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए तो आइए कुछ नेस्टिक मूवमेंट और कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में हम लोग बात कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल मैं लेके आता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे आप लोग डाइहाइब्रिड कह रहा हूँ, डबल फर्टिलाइजेशन देखते हो। डबल फर्टिलाइजेशन में पॉलन ट्यूब क्या करती है? ग्रोथ करती है। ग्रोथ करके कहां पे पहुंचती है? एग तक पहुंचती है ना पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब ग्रोथ करके पहुंच रही है यहां तक, और यहाँ पे ये क्या है? केमिकल रिलीज करता है। यहाँ पे सिनर्गेट सेल होती है जो क्या रिलीज करती है? केमिकल। इसी केमिकल के कारण पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होकर क्या करता है? ग्रोथ करता है एग तक। तो ये जो मूवमेंट कर रहा है, ये जो मूवमेंट कर रहा है, ये केमिकल के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कीमोट्रॉपिज्म।
ट्रॉपिज्म, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी हो रही है इसलिए ट्रॉपिक मूवमेंट है, और केमिकल के रिस्पेक्ट में है तो कीमोट्रॉपिज्म। यहां पे जड़ दिख रही है आपको, ये ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है, ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट करेगी तो वो क्या कहलाएगी, जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट कर रही है ना, और ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाएगी। और जो अपोजिट ग्रेविटी में जाएगी, अपोजिट जैसे रूट तो नीचे ग्रोथ करेगी ना, ग्रोथ, देखो मेरी वर्ड को सुनो, ग्रोथ करेगी, नॉट मूवमेंट, ग्रोथ करेगी, ये नीचे की तरफ ग्रोथ करेगी, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगी, दैट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके, एरियल पार्ट होता है ना। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म, जैसे कि कोई सरफेस पाएगी, ये देखो व्हेन दे टच द सपोर्ट दे क्वाइल, जैसे कोई सपोर्ट पाती है तो उस पे अपना ये ग्रोथ करना शुरू कर देती है, उसी के रिस्पेक्ट में ग्रोथ करती है, तो इसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं बेटा, थिग्मोट्रॉपिज्म। कुछ मत छोड़ना, सब पढ़ डाला, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे पानी पड़ा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जो ट्री होती है उनके रूट बहुत दूर दूर तक गए होते हैं कि नहीं गए होते हैं, यस सर, दूर दूर तक इसलिए जाते हैं, वो पानी की तलाश में जाते हैं, तो पानी की तलाश में अपने रूट को ग्रोथ करा रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया, राइट। लाइट की तरफ जा रहे हैं तो फोटोट्रॉपिज्म हो गया। इज दैट क्लियर? बात बिल्कुल समझ में आई ना, कितना बढ़िया, कितना अच्छी तरह आप समझ गए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेस्टिक मूवमेंट के भी, हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे ही लाइट आई सूरजमुखी खुल गया, तो दैट इज अ नेस्टिक मूवमेंट। ग्रोथ नहीं किया, खुल गया, सूरज गया बंद हो गया, कोई ग्रोथ हुआ इसमें नहीं, बस खुला है बंद है तो हुआ है, और कहां ग्रोथ कहां हुआ। इसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, और इस चीज को बोलते हैं फोटोनेस्टिक। क्या बोलते हैं, फोटोनेस्टिक। कितना सिंपल है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं। जैसे वीनस फ्लाई वाला दिखता है प्लांट, वो क्या करता है, पहले अपने आप को बंद रखता है, जैसे कीड़ा दिखता है खुल जाएगा, फिर उसके बाद कीड़ा खाएगा फिर बंद कर लेगा, इसमें कुछ ग्रोथ हुआ नहीं, बस मूवमेंट हुआ। क्या हुआ, मूवमेंट, दैट इज अ नेस्टिक मूवमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टिक मूवमेंट, और इस तरह के नेस्टिक मूवमेंट को बोलते हैं थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। उम्मीद है ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई है और कुछ आपको इसमें समझना नहीं है। नाउ एंड नॉट लीस्ट, लास्ट चीज इसके अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत कमाल की चीज पढ़ने वाले हैं, तो बस थोड़ा मिनट 10-15 मिनट और दीजिए, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। ओके, अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, राइट। इसको हल्का सा आपको जो है वो समझना पड़ेगा, तो मतलब मजा आ जाएगी। मतलब अगर आप इसको समझ पढ़ लोगे तो अच्छी बात रहेगी, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बात रहेगी, ठीक है। पूरा टॉपिक में ऐसा नहीं लग रहा है माइंड मैप पढ़ा रहा हूँ, बहुत मैंने पूरा डायग्राम में बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहली चीज़ देखिए, सबसे पहली चीज़ अभी हमने देखा कि जब हम लाइट दे रहे थे तो लाइट देने पे जो प्लांट था वो किधर की तरफ मूव कर रहा था, लाइट की तरफ मूव कर रहा था। किधर की तरफ मूव कर रहा था, लाइट की तरफ मूव कर रहा था। बात समझ में आया? जब हमने लाइट दिया तो प्लांट जो था वो लाइट की तरफ मूव कर रहा था ना। अब ये लाइट की तरफ जब मूव कर रहा था तो क्यों मूव कर रहा है, ऐसा क्या हो गया भाई साहब प्लांट के अंदर की लाइट की तरफ मूव कर गया, ऐसा क्या हो गया कि ये फोटोट्रॉपिज्म दिखाने लगा। दरअसल बात ये थी कि लाइट की तरफ ही ज्यादा ग्रोथ इसलिए किया क्योंकि लाइट की तरफ ऑक्सिन हार्मोन्स ज्यादा था, इसीलिए लाइट की तरफ वाले पार्ट में ग्रोथ जो है वो ज्यादा हुई। बक कथे कही के गलत बात है, ये बिल्कुल उल्टी बात बोल दिया मैंने तो। देखिए अब यहां पे बात देखिए, समझिए, जो लाइट की तरफ, देखिए मेरी बात इधर ध्यान सुनिएगा, जिधर की तरफ लाइट है उधर की तरफ प्लांट ग्रोथ तो किया है, लेकिन उस एरिया में जिधर की तरफ लाइट है उस एरिया में सेल कम डिवाइड करेगी, मतलब यहां ग्रोथ लो ग्रोथ होगी, लाइट की तरफ लो ग्रोथ होगी, जबकि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ ज्यादा होगी। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जिधर शैडो होता है उधर की तरफ ऑक्सिन हार्मोन्स ज्यादा होता है, और ऑक्सिन हार्मोन्स सेल डिवीजन को बढ़ाता है, और जब सेल ज्यादा डिवाइड करेगी तो अपोजिट डायरेक्शन, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन की तरफ ग्रोथ भी ज्यादा होगी, जिससे प्लांट जो है वो लाइट की तरफ मुड़ जाएगा और इधर की तरफ कम ग्रोथ होने के कारण इधर की तरफ झुक जाएगा। इसलिए बात याद रखना हमेशा कि प्लांट में ग्रोथ किधर की तरफ ज्यादा होगी, लाइट की तरफ या फिर लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन ग्रोथ होगी तो कर्व इस तरफ बनेगा, ना कि इस तरफ बनेगा। बात समझ में आया? तो बिल्कुल सही है डायग्राम, यही है। लो ग्रोथ किधर की तरफ होगी, जिधर की तरफ लाइट पड़ेगी, जिधर की तरफ लाइट आएगी। मान लीजिए मेरे सामने से लाइट आ रही है ना, तो मेरे पीछे की तरफ ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी और आगे की तरफ ऑक्सीजन कम रहेगी, तो एक दिन मेरा भी स्ट्रक्चर ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये सब बिल्कुल बहुत बढ़िया समझ गया तुम लोग। चलो अब अगली बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम कितना सिंपली आपको सब चीज़ बता दिया, एकदम प्यार से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले ऊपर से लाइट डाला, बेचारा पेड़ कंफ्यूज हो गया किधर ज़्यादा करे किधर कम। तो ऊपर ही लाइट रहती है तो ज़्यादातर ग्रोथ सीधे होगी, प्लांट किधर की तरफ मुड़ेगा नहीं। लेकिन अगर सपोज दैट लाइट इधर दे दिए तो प्लांट इस तरफ मुड़ जाएगा, इधर ग्रोथ ज़्यादा होगी इधर ग्रोथ कम होगी, क्योंकि इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है और इधर ऑक्सीजन कम है। ओके, यहां पे देख लीजिए उसी तरह से ग्रेविटी की तरफ ऑक्सीजन हमेशा कम होता है और ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन हमेशा ज्यादा होता है, इसीलिए रूट नीचे की तरफ आती ना कि ऊपर की तरफ जाती है। तो एकदम सिंपल है। निगेटिव जो ट्रॉपिज्म देखने को मिलता है दैट इज ड्यू टू अ प्लांट हार्मोन्स। तो कौन सा प्लांट हार्मोन्स? ऑक्सीजन को याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, ठीक है। अब आ जाइए हम सीधे प्लांट हार्मोन्स की तरफ बात ही कर रहे हैं तो भाई जरा कर ही देते हैं। देखिए जनरली प्लांट के अंदर 5 डिफरेंट काइंड्स के हार्मोन्स होते हैं। कितने टाइप्स के मैंने बताया अभी आपसे? 5 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के भाई हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कभी, ठीक है। कितने टाइप्स के हार्मोन होते हैं? 5 टाइप्स के आपके हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं यार इसको, ठीक है। 5 डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन है। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है और एथिलीन है। ऑक्सिन जो होता है ये प्लांट में ग्रोथ करता है। क्या करता है? ग्रोथ करता है। सूट एपेक्स पोर्शन पे होता है, टॉप पे होता है। अगर कोई तुमसे पूछेगा ऑक्सिन, भैया सबसे टॉप पे होता है, और जानते हो ये क्या करता है? ये जो है सेल डिवीजन करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है, सूट को ग्रोथ करता है, इलोंगेट करता है सेल को। बात समझ? सेल मैच्योर हो चाहे ना हो, लेकिन ये डिवीजन करेगा, प्लांट को धड़ाधड़ हाइट में बढ़ा देगा, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड जब प्लांट सेल डिवाइड कर जाएगी तो बीच में, जैसे आपको पता होगा ना कि हमारे प्लांट के बीच बीच में गांठें होती, तो इनकी गांठें पहले नया नया प्लांट होता है, छोटी स्पेस होती है गांठों में, फिर धीरे धीरे गांठों के बीच में जगह बढ़ने लगती है। जब गांठों के बीच में जगह बढ़ती है तो उसको बोलते हैं इंटरनोडल इलॉन्गेशन। साथ में जिब्रेलिक एसिड जो होती है वो सीड जर्मिनेशन भी करती है, याद रखिएगा। और मैं बता दूं कि जिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन को बढ़ाती है और एब्सिसिक एसिड सीड जर्मिनेशन को रोकती है। अगर गर्मी ज़्यादा है, याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर कैसा है? हॉट है। कैसा है? हॉट है। बाहर वाटर नहीं है तो सीड में कौन सा हार्मोन ज़्यादा होगा? एब्सिसिक एसिड। सीड जर्मिनेट नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही मौसम ठंडा होगा, बरसात होगी, आप खेत वो जोते रहोगे, खेत में ठंडक रहेगी, तो कौन सा हार्मोन सीड के अंदर बनेगा? जिब्रेलिक एसिड। और सीड क्या कर जाएगी? जर्मिनेट कर जाएगी। और प्लांट के अंदर फ्लावरिंग भी कौन लेके आता है? जिब्रेलिक एसिड। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ये आपके स्टोमेटा को ओपनिंग क्लोजिंग में भी मदद करता है, साथ में पत्तियों को गिरने से भी बचाता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है ग्रोथ को इनहिबिट करता है, साथ में सीड को डोरमेंट रखता है, मतलब सीड को मरने नहीं देता है। सीड को लंबे टाइम तक, जब तक उसको पानी ना मिल जाए, सीड को इनएक्टिव रखता है, ताकि जब पानी मिले तो ये दोबारा से एक्टिव हो सके। साथ में चूंकि ये ऐसे कंडीशन में होता है, ये ग्रोथ को जो है ना इनहिबिट करता है, इसीलिए इस हार्मोन्स को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि प्लांट में ये उस सिचुएशन में काम करता है जिस सिचुएशन में प्लांट किसी बुरी कंडीशन में हो। मतलब अगर कभी याद रखिएगा कि अगर तुमको बोल दे कि भाई एक सूखा पेड़ है, उससे सारी पत्तियां गिर चुकी हैं, बताइए उसमें से कौन सा हार्मोन्स ज़्यादा होगा, तो आप बताएंगे एब्सिसिक एसिड। क्योंकि जिस समय सूखा उखा पड़ता है, प्लांट अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं, फ्रूट को हटा देती हैं, फ्लावर सूख जाता है, लीफ गिर जाता है, तो ये हार्मोन और ये कौन करता है? ये करता है एब्सिसिक एसिड। अब आपको लगे बहुत बुरा हार्मोन है यार, पूरा हरियाली खत्म कर देता है। नहीं, ये हमारे प्लांट को बचाता है, क्योंकि अगर ये शान शौकत रखेगा, प्लांट को लीफ उफ देगा ना, तो सारा लिफुआ उसका खाना खा जाएंगे। अब भैया जब खाना बन ही नहीं रहा है तो खाना खिलाएं कैसे? इसीलिए अपनी पत्तियां वत्तियां गिरा देती हैं। तो प्लांट के लिए बहुत जरूरी है कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक एसिड, क्योंकि बुरे वक्त पे यही काम आता है। जिब्रेलिक एसिड तो अच्छा है, सीड जर्मिनेट करता है, लेकिन तभी एक्टिवेट होता है। देखो प्लांट बहुत वो है, क्या बोलते हैं, समझदार है। जब उसको लगता है कि भाई हरियाली और याली है, कोई बात नहीं, खूब हार्मोन्स इसको दे दो, खूब इसको जर्मिनेट कराने दो। और नॉट लास्ट हार्मोन जो आप देख रहे हो वो क्या है? एथिलीन हार्मोन्स। कैसा हार्मोन? एथिलीन हार्मोन्स। एथिलीन हार्मोन्स जैसे आप पता है, जब फल पकता है तो कच्चा कच्चा रहता है ना, उसकी सेल वॉल बड़ी मोटी मोटी होती, दबती नहीं है, फल दबेगा नहीं, हरा हरा रहेगा। लेकिन जैसे ही उसमें जो है भाई साहब क्रोमोप्लास्ट और जो पिगमेंट है चेंज होते हैं, लाल लाल होना वो शुरू होता है ना,
क्या, जैसे ही वो लाल लाल होना शुरू होता है उसकी सेल वॉल धीरे धीरे लूज होती है, और वो सेल वॉल लूज कौन करता है, एथिलीन हार्मोन्स, दैट इज अ गैसियस हार्मोन्स। और ये साथ में फ्लावरिंग में सेक्स डिटरमाइन करते हैं, मेल फीमेल, फीमेल फ्लावर को बढ़ावा देते हैं भाई साहब एथिलीन हार्मोन्स, फीमेल को काम करते हैं ज़्यादा। तो फल वल को पकाने के लिए एथिलीन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ एक मैकेनिज्म बहुत प्यारी है, इसको थोड़ा समझ लेंगे ना तो काम बन जाएगा। देखिए मान लीजिए गर्मी का टाइम चल रहा है, ठीक है, गर्मी के टाइम था, गर्मी के टाइम पे एब्सिसिक एसिड ने बोला भैया देखो हम सीड जर्मिनेट नहीं करेंगे। आप बोले ठीक है भाई, अब सीजन आ गया है, देखो गेहूं का, बहुत दिन हो गया गेहूं रखे, अब हम खेत जा रहे हैं जोतने। आपने खेत जोता, खेत जोतने के बाद उसमें ये जो सीड है इसको आपने खेत में डाल दिया, फिर आप सिंचाई कर दिए, मतलब आप क्या दे दिए, H2O दे दिए। जब आप H2O दिए, हवा लगी, खेतों में मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो गई, भाई सब समझ रहे हो ना भाई, आप सिंचाई उचाई किए, पानी नहीं आया तो मिट्टी भुरभुरी हो गई। तो मिट्टी भुरभुरी होने के कारण, एयर आने के कारण सीड ठंडा हो गया, सीड ठंडा हुआ तो कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हो गया, जिब्रेलिक एसिड। और जिब्रेलिक एसिड जो होता है जब एक्टिवेट होता है तो सीड एक हार्मोन्स रिलीज करती है जिसका नाम है एमाइलेज। क्या नाम है, एमाइलेज। और वही जो आपका सीड होता है जिसके अंदर जो ग्लूकोज आप लोग खाते हो ना, वो ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर के शुगर बनाता है, और वही शुगर नए नए सेल में जाती है, और नए नए सेल में जा करके हमारे सीड को जर्मिनेट कर देती है। तो ठंडा टेम्परेचर हमारे जो है सीड के लिए जरूरी होता है, ग्रोथ हार्मोन्स जिब्रेलिक एसिड को बढ़ावा देता है। लेकिन अगर गर्मी है तो कौन सा हार्मोन होगा, एब्सिसिक एसिड। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, पसंद आया है, नॉलेज मिली है, चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि जो ये माइंड मैप की सीरीज है और ये प्रिसाइज वीडियो है ये सब देख ले और सभी का एग्जाम अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।